नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे छत्तीसगढ़ समसामयिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के बीच के होंगे। चलिए, तो इस वीडियो में हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा धान खरीदी 2020-21। आपको पता होगा कि धान खरीदी का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। इसके लिए बाकायदा छत्तीसगढ़ में एक त्योहार चलाया गया था खरीफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी करने के लिए। नाम क्या दिया गया था? धान तिहार, ठीक है, या इसी को बोला गया था धान खरीदी तिहार। दोनों को याद रखिएगा, धान तिहार या धान खरीदी तिहार 2020-21, ठीक है। खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए इसको चालू किया गया था। उद्देश्य क्या था? धान की खरीदी करना, ठीक। प्रारंभ कब हुआ? 1 दिसंबर 2020 से चला कब तक? 31 दिसंबर 2020 तक, यानी कि जब तक धान की खरीदी की गई तब तक ये जो धान खरीदी तिहार है इसका आयोजन किया गया। चलिए, तो अब आते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, जिसको हम क्या कहते हैं? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। देखिए, एमएसपी से जुड़े हुए कुछ तथ्य आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एमएसपी का निर्धारण, ठीक है, एमएसपी का निर्धारण करने के लिए एक आयोग की अनुशंसा की जाती है। उस आयोग को क्या कहा जाता है? CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। इसकी अनुशंसा पर जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, CACP जो है वो निर्धारित नहीं करती है। निर्धारित कौन करती है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट, ठीक। CACP केवल अनुशंसा करने का कार्य करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको प्रश्न यहीं से आता है कि एमएसपी की जो अनुशंसा है वो किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो अनुशंसा करता है एमएसपी की, और आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट है ये इसको अंतिम स्वरूप प्रदान करता है, ठीक। तो वर्ष 2020-21 के लिए बात करें धान की, तो धान को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, आपको पता होगा। सामान्य धान के लिए एमएसपी रखा गया था 1868 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं ए ग्रेड धान की कीमत रखी गई थी या एमएसपी रखी गई थी कितनी? 1888 रुपए प्रति क्विंटल। चलिए, तो हमारे यहां धान कितने में खरीदा गया है? 2500 रुपए प्रति क्विंटल में। केवल छत्तीसगढ़ की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। क्यों हो रही है? क्योंकि राज्य सरकार, ठीक है, वर्तमान राज्य सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने कृषकों से यह वादा किया था कि उनका धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। सुना है आपने? अब 1888, देखिए, जब सरकार आई थी तो उस समय एमएसपी क्या थी? 1815 रुपए, ठीक है। धान की खरीदी मूल्य कितनी थी? 1815 रुपए, ठीक। अब केंद्र सरकार जो है वो 1815 रुपए दे रही है। अब राज्य सरकार ने वादा किया है कि 2500 रुपए में खरीदेगी, ठीक। बीच का अंतर आता है 685 रुपए प्रति क्विंटल, है कि नहीं? 685 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर आता है दोनों में। तो अब राज्य सरकार ने यह कहा कि भाई अब हम इस बचे हुए पैसे को कैसे पहुंचाए किसानों के खातों में, ठीक है। ये पैसा तो, इतना पैसा जो है ये तो केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन ये पैसा जो कि राज्य सरकार ने किसानों से वादा किया है इसको कैसे पहुंचाया जाए किसानों के खातों में? तो इसी के लिए फिर चलाई गई एक योजना जिसका नाम क्या है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। सुना है आपने? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। देखिए, अब ये जो 685 रुपए है इसको पहुंचाना है किसानों के खातों में, तो इसके लिए राज्य सरकार ने एक लिमिट तय किया कि 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों के खातों में पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अब लोगों के मन में यह डाउट आता है कि सर ये 10,000 रुपए क्यों है? ठीक है, ये तो प्रति क्विंटल 685 रुपए की बात की जा रही है, या प्रति क्विंटल जो है 685 रुपए दिया जा रहा है, आप 10,000 क्यों बता रहे हैं? तो याद रखिए, देखिए, 685 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है, और 1 एकड़ में प्रावधानित है कि 15 क्विंटल से अधिक धान नहीं खरीदा जाएगा, ठीक है। यानी कि 15 क्विंटल धान को जब 685 रुपए प्रति क्विंटल से आप गुणा करेंगे तो यहां पर आपका मूल्य आता है लगभग 10,275 रुपए। आप गुणा करके देखिए,
ठीक है, तो इसीलिए राज्य सरकार ने यह प्रावधानित किया कि 1 एकड़ के पीछे 10,275 रुपए, या यूं बोला जाए कि अधिकतम 10,000 रुपए जो है वो किसानों के खातों में पहुंचाया जाएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कि ये जो 10,000 रुपए है ये इतनी ही राशि क्यों रखी गई है? क्लियर? ठीक, कई लोग बोल रहे थे कि सर ये प्रति एकड़ 685, वही बात है। बस आपको ये होना चाहिए कि इस 685 में अगर आप 1 एकड़ में कुल उत्पादन को जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार खरीद रही है उसको अगर आप गुणा करते हैं तो कुल राशि कितनी आती है? 10,000 रुपए। ठीक, वैसे मजे की बात यह है कि कुल 15 क्विंटल भी नहीं खरीदा जाता, खरीदा जाता है 14.8 क्विंटल, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए, ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब प्रापण मूल्य की बात करें, प्रापण मूल्य कितना है हमारे? प्रापण मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर फसल खरीदा जाता है। ठीक, समर्थन मूल्य जो कि केंद्र सरकार निर्धारित करती है, लेकिन प्रापण मूल्य वह मूल्य होता है जो एक्चुअल में खरीदा जाता है। जैसे यहां पर एमएसपी कितना? 1868 और 1888, लेकिन प्रापण मूल्य क्या है हमारे यहां? 2500 रुपए। क्लियर है बात? चलिए अब आते हैं इस धान खरीदी के महत्वपूर्ण डेटा की तरफ। तो याद रखिएगा, कुल धान खरीदी केंद्र बनाए गए थे 2305। ठीक है, अब धान को खरीदना है तो उसके लिए कुछ केंद्रों का निर्माण किया जाएगा जहां पर किसान अपना धान लेकर जाएंगे और वहां पर धान की खरीदी की जाएगी। तो ऐसे कुल 2305 केंद्र बनाए गए थे जहां पर धान की खरीदी की जा रही है। ठीक, कुल धान खरीदी कितनी की गई? तो याद रखिएगा 92 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, इस वित्तीय वर्ष में कुल 92 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की गई है। ठीक, यानी कि कुल 21,52,000 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था धान बेचने के लिए। वहीं वर्ष 19-20 की बात करें तो कुल 19,55,544 कृषकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। सर्वाधिक धान खरीदी वाले केंद्रों की बात करें तो सर्वाधिक धान खरीदी करने वाला जिला कौन सा जिला रहा? जांजगीर चांपा जिला रहा, जहां पर कुल धान की खरीदी कितनी की गई? 7,98,274 मीट्रिक टन। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछता है कि किस जिले में सर्वाधिक धान की खरीदी की गई। तो याद रखिएगा जांजगीर चांपा, वैसे भी जांजगीर चांपा जिला और महासमुंद जिला हमारे यहां सर्वाधिक धान उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा धान खरीदी कौन से जिले में की गई? जांजगीर चांपा जिले में की गई। अब थोड़ा नजर डालते हैं इस वर्ष की धान खरीदी से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों से, साथ ही हम पिछले ईयर से उनका कंपैरिजन करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर ये जो टेबल है ये धान खरीदी का टेबल है। ठीक है, इसमें मीट्रिक टन में, लाख मीट्रिक टन में आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक, वर्ष 2017-18 में 56.88 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की गई थी। वहीं वर्ष 2018-19 में 80.38 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की गई। उसके बाद वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई और वर्तमान वित्तीय वर्ष में यानी वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो ब्लू कलर में टेबल दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, याद रखिएगा 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी इस वर्ष की गई है। ठीक, अगला देखिए आप पंजीकृत किसानों की संख्या। ठीक है, ये जो संख्या है वो लाख में दी गई है। वर्ष 2017-18 में 15.17 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। वर्ष 2018-19 में 16.96 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। वर्ष 2019-20 में 19.55 लाख किसानों ने धान खरीदी के लिए रजिस्ट्रीकृत किया खुद को और वर्तमान वित्तीय वर्ष में यानी वर्ष 2020-21 में कुल 21.52 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन धान खरीदी के लिए करवाया था। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं धान का रकबा। ठीक है, यानी कि कितना रकबा का जो धान है वो पंजीकृत हुआ था। ठीक, तो वर्ष 2017-18 में 24.46 लाख हेक्टेयर। इसके बाद वर्ष 2018-19 में 25.60 लाख हेक्टेयर जमीन का जो फसल है उसको पंजीकृत किया गया था। वर्ष 2019-20 में 26.88 लाख हेक्टेयर
जमीन की फसल जो है रजिस्ट्रीकृत की गई थी। उसके बाद वर्ष 2020-21 में, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा कि वर्ष 2020-21 में 27.61 लाख हेक्टेयर जो जमीन है उसकी फसलों को रजिस्ट्रीकृत किया गया था। क्लियर। चलिए, इसके बाद समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान, ठीक है, ऐसे किसान जिन्होंने एमएसपी पर अपना धान बेचा है, उनके प्रतिशत की बात करता है ये टेबल। तो वर्ष 2017-18 में 76.47% किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। वर्ष 2018-19 में 92.6%, वर्ष 2019-20 में 94.02% और वर्ष 2020-21 में 95.38% किसानों ने अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचा है। इंपॉर्टेंट डेटा है ये, ठीक। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो सारे आंकड़ों को बिल्कुल ध्यान से याद कर लेंगे, ठीक है। आपको हो सकता है पूछ दे कि धान तिहार से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को बताइए करके, ठीक। तो अगला है आपका बेचे गए धान का रकबा, ठीक है। देखिए, ये रजिस्ट्रीकृत था, ये रजिस्ट्रीकृत एरिया है ये वाला, यानी रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ लोग अपना जो फसल है वो बाहर बेचते हैं, यहां रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन किसी कारण से वो बेच नहीं पाते हैं। तो कितने प्रतिशत लोगों ने अपना धान बेचा है समर्थन मूल्य पर, ठीक। तो याद रखिएगा, सबसे पहले वर्ष 2017-18 में 19.36 लाख हेक्टेयर, ठीक। यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो 24.46 लाख हेक्टेयर जो है इतना रजिस्ट्री हुआ था। लेकिन उसमें से 19.36 लाख हेक्टेयर के जो किसान थे उन्होंने अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा था, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है डेटा। और एक आपका अंतिम वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक। वर्ष 2020-21 में कुल 27.61 लाख हेक्टेयर जो जमीन है वो पंजीकृत की गई थी एमएसपी पर धान बेचने के लिए। उसमें से कुल 24.86 लाख हेक्टेयर के जो किसान हैं उन्होंने अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचा है, जो कि कुल प्रतिशत का कितना प्रतिशत आ जाएगा, 95.38% जो किसान हैं, जो रजिस्टर्ड किसान हैं, उन्होंने अपना फसल एमएसपी पर बेचा है, ठीक। चलिए, तो ये थे आपके धान खरीदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव। देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो जैव विविधता के क्षेत्र में बहुत अधिक संपन्न राज्य है, ठीक है। आपको पता होगा कि यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व है, 11 अभ्यारण्य है, 3 नेशनल पार्क हैं। इसके साथ ही ऐसी ऐसी प्रजातियां हमारे यहाँ जानवरों की पाई जाती है जो कि भारत में कहीं कहीं पर मिलती भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने पेंगोलिन का नाम सुना होगा, ठीक है। पेंगोलिन एक पशु है जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देखा गया है। इसके अलावा सफेद भालू देखने की खबर हमारे यहाँ आती रहती है। इसके अलावा हाल ही में जो राष्ट्रीय तितली का जो चुनाव हुआ था उसमें भोरमदेव अभ्यारण्य काफी चर्चित स्थल में रहा था, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी तितलियों को इस चुनाव के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके अलावा आपका गोमर्दा अभ्यारण्य आपके सोनकुत्ता के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। बारनवा अभ्यारण्य, आपको पता होगा सांपों की प्रजाति बहुत ज्यादा है वहां पर। तपकरा जो कि जशपुर जिले में स्थित है, वहां पर देश का दूसरा सर्प विष संग्रहण केंद्र बनाया जा रहा है, ठीक है। ये सारे फैक्ट जो आपको याद होने चाहिए, ठीक। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारे यहाँ प्रवासी पक्षी शरण लेने के लिए आते हैं उनके प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक। कब किया गया है? 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2021 तक, ठीक है। उद्देश्य क्या है? जो प्रवासी पक्षी हैं हमारे यहां, जो साइबेरिया से या अफ्रीका से या यूरोप से प्रवास करके आते हैं, उनके प्रति लोगों में जन जागरूकता स्थापित करना, ठीक। इस महोत्सव की थीम क्या रही? हमर चिरई हमर चिन्हारी, ठीक है। यानी हमारे पक्षी हमारी पहचान, यह है इसका उद्देश्य और यही है इसका थीम, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं विशेष में कि गिधवा परसदा के 2 बड़े जलाशयों में पिछले 25 साल से देश एवं विदेशों के लगभग 150 प्रजातियों के पक्षियों का प्रवास होता है।
ठीक है, यानी हमारा जो दो जलाशय है, कहां का, गिधवा और परसदा, दोनों कहां है, बेमेतरा जिले में, याद रखिएगा बेमेतरा जिले में स्थित है। ठीक, इनके दो जलाशयों में, ठीक है, 25 साल से 150 प्रजातियों के पक्षी जो है वो प्रवास पर आते हैं। ठीक है, इनमें जो साइबेरियन क्रेन है वो प्रमुख है, साइबेरियन सारस जिसको हम कहते हैं। ठीक, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से भी हजारों मील समुद्र पार करके पक्षी यहां आते हैं। यहां सामान्य रूप से अक्टूबर से फरवरी तक इनका जलाशय के पास निवास रहता है। अब बात यह आती है कि भाई ये अक्टूबर से फरवरी ही क्यों, तो आप जलवायु के हिसाब से देखेंगे, मौसम के हिसाब से, तो ये शीत ऋतु है। ठीक है, तो शीत ऋतु में जो साइबेरिया वाला प्रांत है, रूस का साइबेरिया वाला प्रांत और आपका यूरोप, यहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ने लगती है, बर्फीली आंधियां चलती है, तो इन पक्षियों को अपनी सुरक्षा के लिए भागकर यहां आना पड़ता है, इसीलिए वो भारत पहुंचते हैं और यहां पर प्रवास के रूप में आश्रय लेते हैं। ठीक, इसके दो कारण हैं। ठीक, एक प्राण रक्षा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं उसके कारण उनके जीवन को खतरा होता है। और दूसरा, जब यहां बर्फीली हवाएं चलती है तो आप देखेंगे कि रूस का अधिकांश प्रांत जो है बर्फ से ढक जाता है, यानी वहां पर भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ये जो प्रवासी पक्षी है वो भागकर कहां आते हैं, भारत आते हैं। क्लियर, तो इन्हीं पक्षियों की, ये जो पक्षी प्रवास में आए हुए हैं, इन्हीं पक्षियों की सुरक्षा से संबंधित जन जागरूकता फैलाने के लिए आयोजन किया गया है। ठीक, कब किया गया, 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 को। ठीक, इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखेंगे कि गिधवा परसदा क्षेत्र में पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक, तो आपको फ्यूचर में प्रश्न यहां से बन सकता है कि पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है, तो कहां किया जा रहा है, यहीं गिधवा परसदा में। कौन से जिले में है बोलेगा तो बेमेतरा जिले में है। क्लियर, इसके अलावा साइबेरियन क्रेन के लिए एक और जगह हमारे यहां प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, महासमुंद का कनेकेरा। ठीक है, कनेकेरा गांव जो है, यहां पर भी साइबेरियन क्रेन्स जो है, साइबेरियन सारस जो है वो अपने प्रवास में यहां पर आती हैं। ठीक, तो इस जगह को याद रखिएगा, गिधवा परसदा नगधा। ठीक है, 3 गांव है बेसिकली, 2 जलाशय है जहां पर 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षी यहां पर आश्रय लेते हैं। और इसके अलावा यहीं पर स्थापित किया जा रहा है पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र। चलिए, तो अगला टॉपिक है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना क्या है, सबसे पहली बात यही आती है। तो भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करके राज्यों को जोड़ने की योजना है। इसमें पढ़ते हैं कि भारतमाला परियोजना राजमार्ग क्षेत्रों के लिए सड़क निर्माण का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, सड़कों का निर्माण किया जाता है। इसमें आगे पढ़ते हैं कि मुख्य आर्थिक गलियारों, आंतरिक गलियारों और प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय गलियारों में दक्षता सुधार करना, यानी कि जो सड़कें हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार करना भी इस भारतमाला प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ठीक, सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय और पोर्ट कनेक्टिविटी सड़कें बनाने तथा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विकास करना। ठीक है, यानी कि जो सीमा पर सड़क बनाई जाती हैं, ठीक है, उनका निर्माण करना, अंतरराष्ट्रीय संपर्क सड़कें, ठीक है, बहुत सारी सड़कें जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय रूप से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बांग्लादेश को जोड़ती है हमारे यहाँ की बहुत सारी सड़कें, ठीक है, भूटान को जोड़ती है, नेपाल को जोड़ती है, तो उन सड़कों का भी निर्माण इस प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा तटीय और पोर्ट कनेक्टिविटी सड़कें, ठीक है, यानी कि जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारा बंदरगाह होते हैं बहुत सारे, उनको मुख्य मार्ग से भी जोड़ा जाता है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तथा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करना। ठीक है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है, ऐसी सड़कें जिनके दोनों तरफ हरियाली होती है। अगला है महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करके देश में माल और यात्री गतिविधियों की दक्षता को अनुकूलित करना। ठीक है, यानी कि आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करके यात्री सुविधा, इसके साथ ही जो माल ढुलाई होती है, हमारे यहां बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम चलते हैं सड़क माध्यम से,
उनका विकास करना इस भारतमाला प्रोजेक्ट का अंग है। अब आते हैं इस योजना की अद्यतन प्रगति की तरफ। ठीक है, तो अगस्त 2020 तक कुल 12,413 किलोमीटर की लंबाई वाली 322 सड़क परियोजनाओं को भारतमाला परियोजना के तहत आवंटित किया गया है। ठीक है, यानी कि कुल 322 सड़क प्रोजेक्ट्स जो है इसको मंजूरी दे दी गई है, जिनकी कुल लंबाई कितनी होनी है, 12,413 किलोमीटर। ठीक है, ये स्थिति कब की है, अगस्त 2020 की। ठीक, इस परियोजना के अंतर्गत 2,921 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। ठीक, यानी कि ये जो 12,413 किलोमीटर का जो सड़क का निर्माण किया जाना है, उसमें से 2,921 किलोमीटर लंबाई की सड़क का निर्माण हो चुका है। ठीक, अब बात ये आती है कि ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसको प्रारंभ हुए तो बहुत दिन हो गया, क्योंकि वर्ष 2015 में प्रारंभ हुई थी ये। ठीक, अब ये करंट अफेयर का विषय कैसे है, तो याद रखिएगा, भारतमाला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 3 राजमार्गों को शामिल किया गया है। ठीक है, 3 ऐसे राजमार्ग हैं जिनको इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन कौन से 3 सड़क हैं भाई, एक है रायगढ़ धर्मजयगढ़ नेशनल हाईवे, अंबिकापुर बनारस हाईवे और पंडरिया गाड़ासरई हाईवे। ठीक, गाड़ासरई एमपी का एक शहर है जो कि पंडरिया, ठीक है, आपको पता होगा पंडरिया कहां है, इस पंडरिया को गाड़ासरई से जोड़ता है। ठीक, तो पहली जो सड़क है वो कौन सी होगी, रायगढ़ से धर्मजयगढ़। ठीक है, इसको शामिल किया गया है भारतमाला प्रोजेक्ट में। दूसरा है आपका अंबिकापुर से बनारस की तरफ, और तीसरी जो सड़क है ये पंडरिया से गाड़ासराय तरफ। ठीक है, गाड़ासराय कहां, एमपी में, इसको जोड़ेगी। इन तीनों नेशनल हाईवेज को शामिल किया गया है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, ये आपको हो सकता है एमसीक्यू के रूप में पूछ दे कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनमें से कौन सी सड़क शामिल नहीं है, तो ये 3 जो है इनको शामिल किया गया है। चलिए अगला टॉपिक है, निवेशकों को लुभा रही छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति। आपको पता होगा कि नई जो उद्योग नीति है ये प्रारंभ कब हुई है, 1 नवंबर सन 2019 को। कब तक के लिए है, तो 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए ये जो औद्योगिक नीति है ये काम करेगी। ठीक, और ये जो उद्योग नीति है ये जब चालू हो रही थी, ये जब प्रारंभ किया जा रहा था, तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो एमएसएमई है, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। तो ये जो नीति है ये काफी कारगर सिद्ध हो रही है, और इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ये कहां तक चली है, कहां तक इसका लाभ हमको मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो योजना है या ये जो नीति है वो कब आई, नवंबर 2019 में, और नवंबर 2019 से लेकर अब तक कुल 1207 उद्योग जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इस 1207 उद्योगों के द्वारा, ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब आप कोई उद्योग लगाएंगे तो वहां पर कुछ पूंजी का निवेश करना पड़ेगा। तो इन 1207 उद्योगों के द्वारा कुल 17,000 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश किया गया है। ठीक, 1207 उद्योग लगाए गए और इसके द्वारा कुल 17,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अब आप निवेश कर रहे हैं तो रोजगार सृजन होगा। कुल 22,000 रोजगार सृजित किए गए हैं। ठीक है, यानी 22,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं इस नीति के अंतर्गत। क्लियर। अब मेगा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कुल 104 एमओयू साइन हो चुके हैं। ठीक है, यानी जो बड़े औद्योगिक परियोजनाएं हैं उनके लिए 104 एमओयू साइन किए जा चुके हैं। ठीक, 42,000 करोड़ से अधिक की पूंजी निवेश प्रस्तावित। ठीक है, देखिए ये जो 3 पॉइंट है ये स्थापित है। ठीक है, यानी कि स्थापित उद्योग स्थापित हो चुके हैं, उसमें पूंजी निवेश हो चुका है और इतने लोगों को रोजगार मिल भी चुका है। ठीक, तो 17,000 करोड़ रुपए जो है ये निवेशित किए जा चुके हैं और अगला प्रस्ताव कितने का है, 42,000 करोड़ रुपए का। ये जो 42,000 करोड़ रुपए निवेशित होगा तो उसके द्वारा क्या होगा,
65,000 और अतिरिक्त लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। ठीक, हमारे यहां 17,000 करोड़ रुपए लगाए तो 22,000 जो लोग हैं उनको रोजगार मिला। अब 42,000 करोड़ रुपए जो है वो प्रस्तावित है यहां पर निवेशित करने के लिए। अगर ये निवेशित होता है तो इसके द्वारा कुल 65,000 लोग और रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, 146 में से 110 विकास खंडों में फूड पार्क की स्थापना के लिए भूमि चिन्हांकित की जा चुकी है। इसको मैंने पहले बहुत बार अपडेट किया है कि 146 में से 110 विकास खंड जो है वहां पर फूड पार्कों की स्थापना की जा रही है और वहां पर भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है। ठीक, बस्तर में लघु वनोपज आधारित 15 इकाइयों की स्थापना के लिए एमओयू के प्रस्ताव तैयार है। देखिए, बस्तर क्षेत्र जो है, खासकर जो कोंडागांव और कांकेर जिला, यहां पर बहुत सारे हाल फिलहाल में प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए गए हैं। आपने सुना होगा कोदोकुट की प्रसंस्करण केंद्र, लाख प्रसंस्करण केंद्र, हर्रा प्रसंस्करण केंद्र, इमली प्रसंस्करण केंद्र, है कि नहीं? ठीक, तो इन पर आधारित 15 और इकाइयों की स्थापना के लिए एमओयू साइन किए जा चुके हैं। याद रखिएगा इसको। ठीक, धान और गन्ने पर आधारित जैव ईंधन एथेनॉल उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की भी घोषणा की गई है। इसी के अंतर्गत जैव ईंधन एथेनॉल उद्योग स्थापित किया गया है हमारे यहाँ। कहां? कवर्धा में, जो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है वहां पर पहला एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। उसकी क्षमता कितनी है? 40 किलो लीटर पर डे। और किस कंपनी के साथ एमओयू किया गया है? तो याद रखेगा, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज, है ना, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज के साथ अनुबंध किया गया है एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए, जिसकी क्षमता कितनी होने वाली है? 40 किलो लीटर पर डे, यानी कि 40,000 लीटर एक दिन में उत्पादित किया जाएगा एथेनॉल। क्लियर? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, अगला टॉपिक है चिराग परियोजना। देखिए, चिराग परियोजना हमारे यहां दो चल रही है। एक चिराग परियोजना जो है वो बस्तर जिले में संचालित की जा रही है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? सुपोषण। ठीक है, सुपोषण इसका लक्ष्य है और इसमें जो सहायक संस्था है वो कौन सी है? यूनिसेफ है। ठीक, लेकिन ये जो आज मैं आपको चिराग योजना बताने जा रहा हूं, ये वो चिराग परियोजना नहीं है, ये दूसरी चिराग परियोजना है। ठीक, जिसका प्रारंभ किया गया है 12 फरवरी सन 2021 को, हाल ही में। ठीक, इसकी लागत कितनी है? 1036 करोड़ रुपए। सहायक संस्था कौन सी है? विश्व बैंक। इस चिराग परियोजना में कौन सी थी? यूनिसेफ। इसकी कौन है? विश्व बैंक है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इसके उद्देश्यों पर ही नजर डालते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, यानी कि कृषि को बढ़ावा देना, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार करना, कृषि एवं अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर कृषकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ये जो चिराग परियोजना है, जो कि विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जा रही है, ये किस पर आधारित है? कृषि विकास पर आधारित है। कृषकों के विकास से संबंधित योजना है चिराग परियोजना। क्लियर? चलिए, परियोजना के अंतर्गत समन्वित कृषि, भू एवं जल संवर्धन, बाड़ी एवं उद्यान विकास, उन्नत मत्स्य एवं पशुपालन, दुग्ध उत्पादन के अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठन द्वारा कृषकों के उपज की मूल्य संवर्धन कर अधिक आय अर्जित करने के लिए कार्य किए जाएंगे। तो बेसिकली यहां पर जो चिराग परियोजना का लक्ष्य है वो क्या है? कृषि का विकास करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, साथ ही मत्स्य पालन और पशुपालन को प्रोत्साहित करना। क्लियर है बात? ठीक, ये जो योजना है, ये इसका जो ड्यूरेशन रखा गया है वो रखा गया है 6 वर्ष का, यानी 6 वर्षीय ये परियोजना चलेगी और इसके अंतर्गत बस्तर संभाग के कुल 13 विकास खंडों को शामिल किया गया है। ठीक है, बस्तर संभाग, ठीक है, आपको पता होगा 7 जिले, 7 जिलों से कुल 13 विकास खंडों का चयन किया गया है। इसके अलावा मुंगेली का चयन किया गया है। मुंगेली जो विकास खंड है, यानी कि ये जो योजना है वो जिले स्तर पर नहीं चलाई जा रही है, ये किस स्तर पर चलाई जा रही है? विकास खंड के स्तर पर चलाई जा रही है। ठीक, तो कुल 14
विकास खंडों का चयन किया गया है, जिसमें बस्तर संभाग के 13 विकास खंड और मुंगेली विकास खंड को शामिल किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा चिराग परियोजना प्रारंभ कब हुआ? 12 फरवरी 2021 को। उद्देश्य क्या है? कृषि का विकास करना, साथ ही दुग्ध पालन पशुपालन को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना। इसके अलावा अगर आप लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनके उपज मूल्य का संवर्धन करना, यानी कि प्रोसेसिंग प्लांट्स की स्थापना करना भी इस चिराग परियोजना का लक्ष्य होगा। चलिए अगला टॉपिक है, पढ़ई तुहर दुआर को मिला ई गवर्नेंस अवार्ड। ठीक है, पढ़ई तुहर द्वार योजना, आपको पता होगा कि कोरोना संक्रमण काल में स्कूली बच्चों को उनके पढ़ाई से जोड़े रखने का एक बेहतरीन माध्यम साबित हुआ है। इसके द्वारा एक वेबसाइट का निर्माण किया गया था, जिसके द्वारा न केवल छत्तीसगढ़ के, न केवल भारत के, बल्कि विदेशों के बच्चों को भी जोड़ा गया था और उनकी जो पढ़ाई की निरंतरता है उसको जारी रखा गया था। ठीक, तो इसमें पढ़ते हैं कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते स्कूली बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षण सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम को न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, बल्कि इस अभिनव कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस अवार्ड भी दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना। वर्तमान में इस वेबसाइट में 25.97 लाख विद्यार्थी और 2.07 लाख शिक्षक जुड़े हुए हैं। ठीक, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 25.97 लाख, यानी 25,97,000। वहीं अगर शिक्षकों की संख्या बोलेगा तो कितना? 2.07, यानी कि 2,07,000 जो शिक्षक है वो इस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये जो योजना है ये प्रारंभ हुई थी मार्च 2020 में। ठीक है, ये वही समय था जिस समय लॉकडाउन लगा था, आपको पता होगा। ठीक, और इसी के अंतर्गत 7 अप्रैल को एक वेब पोर्टल का निर्माण किया गया था, जिसको क्या कहा गया? पढ़ई तुहर दुआर पोर्टल कहा गया था। ठीक, तो आपको योजना कब प्रारंभ हुई बोलेगा तो मार्च 2020 में, और पोर्टल कब प्रारंभ हुआ तो 7 अप्रैल 2020 को इस पोर्टल का निर्माण किया गया था। क्लियर? तो चलिए अगला जो टॉपिक है वो है हमारा चर्चित व्यक्तित्व से, और इस वीडियो में चर्चित व्यक्तित्व के रूप में कौन है? डॉक्टर संजय अलंग जी। आपको पता होगा बिलासपुर संभाग के संभागायुक्त हैं ये, और चर्चा में क्यों है तो आप देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर शोध के सर्वश्रेष्ठ कार्य और उत्कृष्ट शिक्षा लेखन हेतु केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर संजय अलंग जी को। इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, पुस्तक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति। ये पुस्तक डॉक्टर संजय अलंग जी के द्वारा लिखी गई है, और इनको ये जो पुरस्कार है वो वर्ष 2016 के लिए प्रदान किया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है संजय अलंग जी। आपको पता होगा कि जो यूनिवर्सिटी है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, वहां पर कुलपति को हटा दिया गया था, तो वहां पर भी अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया था डॉक्टर संजय अलंग जी ने। ठीक, तो इसलिए भी वो चर्चा में रहे हैं, और इसलिए तो चर्चा में है ही हैं। इसमें से एक चीज और याद रखिएगा, चर्चित पुस्तकों में ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर संजय अलंग जी के द्वारा। चलिए अगला टॉपिक है प्रमुख महोत्सव। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो है महोत्सवों का यानी त्योहारों का राज्य है। यहां पर हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। ठीक, तो राज्य सरकार ऐसे ही कुछ महोत्सवों का आयोजन करती है। ठीक, जिनमें से मैन पाट महोत्सव, प्रश्न में कैसे पूछेगा कि ये आयोजन कहां पर किया जाता है? ठीक, आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मैन पाट महोत्सव कहां आयोजित होता है? अंबिकापुर में। सिरपुर महोत्सव महासमुंद जिले में आयोजित होता है। आपको पता होगा सिरपुर कहां है? महासमुंद जिले में स्थित है। ठीक है, अरपा महोत्सव गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में। हाल ही में ये सारे आयोजन अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट में है। ठीक, भद्रकाली महोत्सव ये बीजापुर में, जहां पर इंद्रावती और गोदावरी का मेल होता है, वहां पर यह महोत्सव मनाया जाता है। पुन्नी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजिम कुंभ के नाम से हम जिसको जानते थे पहले, अब वो क्या है? पुन्नी मेला है। तीसरा अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन। ठीक है,
राज्य में नक्सली हिंसा को काउंटर करने के लिए जो जन जागृति फैला रही है, उसी का अंग है ये जो अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन दौड़ है। ठीक है, ये कहां आयोजित किया जा रहा है? नारायणपुर में। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण महोत्सव है जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं और आयोजित किए गए हैं। तो ये थे इस वीडियो के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।